कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। सफ़ेद चूहे। नानी को मुझे स्टेशन ले जाकर दिल्ली की ट्रेन में बैठाने का काम केन मामा को सौंपना ही नहीं था। वह स्टेशन तक तो ठीक ले गई, लेकिन मुझे गलत ट्रेन में चढ़ा दिया। उस वक्त मैं 9-10 साल का था और जाड़े की छुट्टियों में कुछ दिन देहरा में अपने नाना नानी के पास बिताने आया था। अब स्कूल खुलने से पहले अपने माता पिता के पास दिल्ली वापस जाने का वक्त आ गया था। नानी ने अपने इकलौते बेटे कैनेथ से कहा, रस्किन को सही डिब्बे में बिठाना। मामा की उम्र तब 20 साल थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और वह बेरोजगार थे। नानी ने कहा, और यह जरूर पक्का कर लेना कि उसे बर्थ मिल जाए और उसके पास थर्मस में पीने को पानी रहे। केन मामा ने सभी निर्देशों का पालन किया, यहाँ तक कि वह मेरे लिए एक चॉकलेट बार भी लेकर आए। मुझे बिना ज़्यादा पढ़ाई करे इम्तिहान में पास कैसे होना चाहिए, यह समझाते हुए वह आधी से ज़्यादा चॉकलेट खुद चट कर गए। आपको किसी दिन यह रहस्य बताऊंगा। ट्रेन स्टेशन से चल दी और हमने हाथ हिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहा। 1 घंटा और 2 छोटे स्टेशन निकल जाने पर मैं यह जानकर परेशान हो गया कि मैं दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ जाने वाली नाइट एक्सप्रेस में बैठा हूँ। गाड़ी 300 मील से ज़्यादा चल चुकी थी। डिब्बे में किसी ने सुझाव दिया कि मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊं। किसी दूसरे ने कहा कि आधी रात को एक अनजान जगह पर इस छोटे से लड़के को उतरना ठीक नहीं होगा। एक अन्य यात्री ने कहा, लखनऊ तक इंतजार करो, उसके बाद अपने माता पिता को टेलीग्राम भेज देना। दूसरे दिन ट्रेन जल्दी सुबह लखनऊ पहुंच गई। एक यात्री मेहरबानी कर मुझे स्टेशन मास्टर के दफ्तर में ले गया। दफ्तर की नेम प्लेट पर लिखा था, मिस्टर P.K. घोष, स्टेशन मास्टर। मेरी परेशानी सुनने के बाद घोष महाशय ने अपने चश्मे के पीछे से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वह बोले, हाँ, हम तुम्हारे माता पिता को टेलीग्राम भेज देंगे। मैंने कहा, मेरे पास अभी तक उनका पता नहीं, वे मुझे दिल्ली में मिलने वाले थे। आप देहरा में मेरे नानू को टेलीग्राम भेज दें। ठीक है। उन्हें कुछ शब्द दोहराने की आदत थी। वह बोले, इस बीच मैं तुम्हें अपने घर ले चलकर अपने परिवार से मिलवा दूंगा। घोष महाशय का घर स्टेशन के बिल्कुल पीछे था। उन्होंने अपने बावर्ची से दूध वाली 1 कप मीठी चाय मंगवाई, साथ में 2 रसगुल्ले भी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें रसगुल्ले पसंद होंगे। मैंने कहा, जी हाँ माँ से बहुत शुक्रिया। आओ अब मैं तुम्हें अपना परिवार दिखाता हूँ। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के पीछे एक छत वाले बरामदे में ले गए। मुझे वहाँ एक छोटा सा रेलवे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वहाँ स्टेशन, रेलवे के बंगले, सिग्नल बॉक्स भी थे। इसके आगे एक छोटा सा मेला क्षेत्र था, जहाँ झूले, चक्करदार झूले और चरखी पहिए लगे थे। चक्करदार झूलों और चरखियों पर करीब 15-20 सफ़ेद चूहे कूद फांद कर रहे थे। करीब 1 दर्जन और चूहे टनल से अंदर बाहर आ जा रहे थे और एक खिलौना ट्रेन पर चढ़ रहे थे। घोष महाशय ने एक बटन दबाया और सफ़ेद चूहों से भरी छोटी सी ट्रेन स्टेशन से चलकर खड़खड़ करती बरामदे के दूसरे कोने तक पहुंच गई। घोष महाशय बोले, यह कई सालों से मेरा शौक है। तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे यह ट्रेन अच्छी लगी सर। लेकिन चूहे नहीं सर, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वे बहुत सारे रसगुल्ले खा जाते होंगे। घोष महाशय कुछ चिढ़कर तपाक से बोले, नहीं, मैं उन्हें रसगुल्ले देता ही नहीं हूँ, सिर्फ रेलवे के टूटे फूटे बिस्किट खिलाता हूँ। स्टेशन के ये पुराने बिस्किट इनके लिए ही है। हमारे कुछ बिस्कुट तो कई वर्षों से छुए भी नहीं गए हैं। वे इतने कड़क हैं कि चबते ही नहीं। रसगुल्ले सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए हैं। अब मैं तुम्हें यहीं छोड़कर दफ्तर वापस चलता हूँ और तुम्हारे नाना जी को टेलीग्राम कर दूंगा। ये नए टेलीफोन कभी ठीक से काम नहीं करते। नानू उसी शाम को आ गए। इसी बीच मैं सफ़ेद चूहों को बिस्कुट खिलाने में मदद करता रहा।
इसके बाद घोष महाशय को खिलौना ट्रेन चलाते देखता रहा। कुछ चूहे ट्रेन पर चढ़ गए, कुछ झूलों तथा चक्करदार झूलों पर मस्ती करते रहे। कुछ चूहे घोष महाशय की जेबों और यूनिफॉर्म में ऊपर नीचे आते जाते रहे। जब तक नानू आए तब तक मैं करीब 1 दर्जन रसगुल्ले गटक कर घोष महाशय के लिविंग रूम में बड़ी सी आराम कुर्सी में सो चुका था। जब मैं उठा तो स्टेशन मास्टर नानू को अपनी सफ़ेद चूहों की छोटी सी रेलवे कॉलोनी दिखा रहे थे। नानू रेलवे से रिटायर हुए थे, लिहाजा उनकी दिलचस्पी खिलौना ट्रेन में ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने चूहों के बारे में कुछ अच्छी बातें कही। उनकी गुलाबी आंखों तथा छोटे छोटे सुंदर पैरों की प्रशंसा की। घोष महाशय खुशी से भर गए और उन्होंने कुछ और रसगुल्ले मंगवाए। जब नानू और मैं उसी रात सही ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो घोष महाशय अलविदा कहने खिड़की पर आए। जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने गत्ते का एक डिब्बा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, यह तुम्हारे और नानू के लिए तोहफा। मैंने सोचा और रसगुल्ले होंगे, लेकिन जब ट्रेन चल पड़ी और मैंने डिब्बे का ढक्कन उठाया तो 2 चूहों को रुई के बिछोने पर सोता हुआ पाया। देहरा लौटकर मैंने सफ़ेद चूहों को उनके डब्बे में रख दिया। मेरे मन में उन्हें लेकर कुछ योजनाएं थी। केन मामा मुझसे नज़र मिलाने में श्रम के चलते दिन में ज़्यादातर समय अमरूद के बगीचे में दुबक रहे। नानी ने उन्हें अच्छी डांट पिलाकर जिम्मेदार वयस्क बनने का सबक दिया था, लेकिन मुझ पर तो बदला लेने की धुन सवार थी। रात का खाना खाने के बाद मैं चुपचाप मामा के कमरे में गया और उनके बिस्तर की चादर के नीचे चूहे छोड़ दिए। 1 घंटा बाद मामा अपने कमरे से यह चिल्लाते हुए बाहर भागे कि उनके पायजामे के भीतर कुछ नरम और रौंदेदार चीज चल रही है। उनकी आवाज़ सुनकर हम सब अपने अपने बिस्तरों से बाहर कूद पड़े। नानू ने मेरी तरफ आंख मारकर मामा से कहा, पायजामा उतार फेंको। जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था। केन मामा द्वारा ताता थैया किए जाने के बाद आखिर एक चूहा पायजामे से बाहर निकला। दूसरा चूहा उनके पायजामा कोट की आस्तीन में घुसकर अचानक उनकी ठोडी के नीचे से बाहर झांकने लगा। केन मामा को हिस्टीरिया, मिर्गी का दौरा जैसे पड़ गया। यह मानकर कि उनके कमरे में चूहे ही चूहे भरे हैं, गुलाबी, सफ़ेद और भूरे, वह स्टोर रूम में बंद हो गई और एक पुराने सोफे पर सो गई। अगले दिन नानू मुझे स्टेशन ले गए और दिल्ली की ट्रेन में बैठा दिया। इस बार मैं सही ट्रेन में बैठा था। उन्होंने कहा, मैं सफ़ेद चूहों का ध्यान रखूंगा। नानू को चूहों से बहुत प्यार हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने घोष महाशय को चिट्ठी लिखकर कहा कि क्या वे एक जोड़ा और भेज सकते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि घोष महाशय का देश के किसी दूसरे हिस्से में तबादला हो गया है और वे अपना परिवार साथ ले गए हैं।